हमने स्टार्ट कर दिया न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि हमारा सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का सेकंड पेपर है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, आफ्टर इट हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, मतलब कंप्लीट हम पूरा का पूरा बुक स्टडी करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक लिखेंगे, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में पहला चैप्टर जो आता है, हालांकि है एक ही बुक, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स का पहला चैप्टर आता है न्यूक्लियर फिजिक्स का फर्स्ट, ये कुछ ऐसा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि हमने फर्स्ट पेपर में ऑलरेडी इनके बारे में चर्चा किया था, सो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मतलब एक तो हमारा मैक्रोस्कोपिक होता है, दूसरा हमारा माइक्रोस्कोपिक होता है। अब इसमें अंतर क्या होता है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक में, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। जो माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े पार्टिकल, जैसे आप कोई बड़े पार्टिकल यहाँ पर लोगे, कोई क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे आप पढ़ते हो, वो मैक्रोस्कोपिक में आते हैं। बट जो माइक्रोस्कोपिक में आते हैं, जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हो, मतलब माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं, इन सभी को आप पढ़ने वाले हो किसमें, इन सभी को आप पढ़ोगे क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक। बट जितने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं सबको आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में बात क्लियर हो रही है। तो जितने भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़े जाएंगे, और जितने भी हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े जाते हैं। मतलब मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे पार्टिकल। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? चलिए, अब जो हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है वो कौन बताया था, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में किसने बताया, किसने इसके बारे में समझाया, इसकी प्रॉपर्टी कौन बता पाया, तो वो थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। मतलब मैक्सवेल ने इनके बारे में बताया था, मैक्सवेल का बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स इसके बारे में बताया था माइक्रोस्कोपिक। और जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है इसको दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था, एक फर्मी डिरैक, फर्मी अलग थे, डिरैक अलग थे, तो उन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत दिया था जिसको हमने पढ़ा था फर्मी डिरैक स्टैटिक्स। और बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, मतलब बोस अलग थे, आइंस्टीन अलग थे। इसके लिए दो स्टैटिक्स मिला था हमको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, फर्मी डिरैक। हालांकि इसके बारे में अगर आपको कंप्लीट लेक्चर चाहिए, हमने फर्स्ट पेपर में ऑलरेडी किया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर देख लीजिए। फर्मी डिरैक स्टैटिक्स बाय विवेक मिश्रा स्टडी चैनल आप सर्च कर लेंगे, या बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स बाय विवेक मिश्रा स्टडी चैनल, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख लिए। हमने प्रॉपर वहाँ पर समझाया हुआ है। हालांकि यहाँ पर भी समझाएंगे, बट एकदम एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पर बहुत एक्सप्लेन में किया गया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब आपने पढ़ा क्या, पार्टिकल्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा मैक्रोस्कोपिक, एक तो हमारा माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक को हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स समझा पाया था, और जो माइक्रोस्कोपिक था उसे फर्मी डिरैक स्टैटिक्स और बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के द्वारा समझा गया था। सो नोट डाउन कर लेंगे फटाफट से। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। हालांकि अभी हम समझाने वाले हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स क्या था, फर्मी डिरैक एंड बोस आइंस्टीन क्या था, समझाएंगे, थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा जिससे। लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे कि आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्या। आज के लेक्चर में इन सभी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि दो तीन प्रॉपर्टी और हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर, इससे एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर साइज हो गया, हम न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे, वो देख लेंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियर से रिलेटेड है। जैसे न्यूक्लियर साइज के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में भी पढ़ लेंगे, तो एक दो टॉपिक और हम ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस में देखेंगे कैसी कैसी प्रॉपर्टी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस ही है एक प्रकार से, न्यूक्लियस का गुण है, स्टैटिक्स होता है, ये भी उसके बारे में चर्चा करेंगे। देख रहे हैं ये पॉइंट हमारा स्टैटिक्स ही बता रहा है। फिर न्यूक्लियर की साइज हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियर की साइज पढ़ेंगे। न्यूक्लियर की साइज क्या होता है? न्यूक्लियर डेंसिटी भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक टॉपिक और ऐड कर लेंगे, न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर
डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर स्पिन के बारे में भी पढ़ेंगे, पैरिटी के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अर्थात किसी भी न्यूक्लियस के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू क्या निकलती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, एंड इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि किसी भी न्यूक्लियर के शेप के बारे में बताता है, किसी भी न्यूक्लियर के शेप के बारे में बताता है, आखिर वो न्यूक्लियस है कैसा, उसके शेप के बारे में बताता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट। तो चलिए इन सभी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें आती है स्टैटिक्स। देख पा रहे हैं सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी स्टैटिक्स। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लेंगे स्टैटिक्स, स्टैटिक्स हेडिंग लगाएंगे। स्टैटिक्स आपको कहता क्या है सबसे पहले समझेंगे इसके बारे में। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं, स्टैटिक्स एकदम सिंपल। अब देखेंगे स्टैटिक्स क्या कह रहा है। इन फिजिक्स वी डील विथ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल। फिजिक्स में हम दो टाइप के पार्टिकल को पढ़ते हैं, एक तो भाई बड़े पार्टिकल्स हो गए, एक तो हमारे बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल जिसे आप देख नहीं सकते, बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल। तो इन फिजिक्स वी डील विथ टू टाइप ऑफ पार्टिकल, हम दो टाइप ऑफ पार्टिकल से डील करते हैं। फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक, सेकेंड माइक्रोस्कोपिक। क्लियर। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं माइक्रोस्कोपिक के बारे में। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है तो बताएंगे इसमें कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर ऑब्जर्वेबल। जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं वो ऑब्जर्वेबल होते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं आर ऑब्जर्वेबल, नॉन आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल। अब इसका मतलब आप तो समझ नहीं पा रहे होंगे, अभी बताते हैं। जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं वो ऑब्जर्वेबल होते हैं, अर्थात आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। भाई कोई बड़ा पार्टिकल ले लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, अरे भाई कोई पत्थर ले लो, जैसे आप मान लीजिए आप बैठ के पढ़ रहे हो, कोई डेस्क ले लो, जिस चेयर पे आप बैठे हो वो चेयर ले लो। ये सब क्या है, हमारे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये नॉन आइडेंटिकल हैं, ये नॉन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक समान होता है, नॉन आइडेंटिकल मतलब भिन्न भिन्न। जैसे मान लीजिए कोई दो मनुष्य हैं, क्या दो मनुष्य एक समान हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, दो मनुष्य एक समान नहीं हो सकते क्योंकि वो बड़े पार्टिकल्स में ही आते हैं। हम उसे क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए दैट इज नॉन आइडेंटिकल। किसी भी दो मनुष्य को दिखा दिया जाए तो आप उसमें डिफरेंट बता सकते हो। कोई दो पार्टिकल रख दिया जाए एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, आप उसमें डिफरेंट बता सकते हो, वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं। बट जो बहुत छोटे छोटे जगह से कोई इलेक्ट्रॉन रख दिया गया तो उसमें आप लोग कहोगे ये नॉन आइडेंटिकल है, वो कहोगे आइडेंटिकल है, सेम है सब, आप उसमें अंतर नहीं बता सकते। जैसे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आप लोग चींटियों की कतार देखे होंगे, चींटियों की कतार में क्या आपको ऐसा थोड़ी लगता है, जैसे मान लीजिए एक चींटी आपको दिखा दी गई, उसके बाद कोई दूसरी चींटी लाकर रख दी गई, तो आपको बताना हुआ कि क्या ये वही चींटी है या दूसरी चींटी है। इसके बाद क्या आप बता सकते हो? नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसको कभी आप लोग ध्यान से देखे ही नहीं हो, जबकि अंतर होता है, लेकिन वो आप एक प्रकार से देख रहे हो कि बहुत छोटी है। तो जो एक क्लासिकल मैकेनिक्स होते हैं, हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, हालांकि वो क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं आएगी, तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल के लिए। तो आप यहाँ पर समझिएगा कि जो आइडेंटिकल होता है वो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के पार्टिकल्स होते हैं, और जो नॉन आइडेंटिकल होते हैं मतलब जिसे आप देख के अंतर बता सकते हो, वो एक समान ना हो, नॉन आइडेंटिकल। मतलब माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं वो ऑब्जर्वेबल होते हैं, नॉन आइडेंटिकल होते हैं एंड डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, जिसमें आप विभेद कर सके। हमने पहले ही बताया, जिसमें आप विभेद कर सके। कोई दो पत्थर दे दिया जाए तो आप उसमें विभेद कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। कोई मेटल दे दिया जाए, बिल्कुल कर सकते हो। तो वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए आगे क्या कहा जा रहा है। द स्टैटिस्टिकल बिहेवियर, यहाँ पर स्पेस है, द स्टैटिस्टिकल बिहेवियर, जो स्टैटिस्टिकल बिहेवियर होता है, ध्यान से समझिएगा, द स्टैटिस्टिकल बिहेवियर डिस्क्राइब्ड बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिकल बिहेवियर होता है ये डिस्क्राइब किया गया है किसके द्वारा? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये क्या किया गया, हमारा डिस्क्राइब किया गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? चलिए आगे क्या कहा जा रहा है। दे आर क्लासिकल इन नेचर,
ये नेचर में क्लासिकल होते हैं भाई, हमने पहले ही बता दिया कि ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स में ही पढ़ने वाले हैं। ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा ये क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में। और जो हमारा माइक्रोस्कोपिक होता है वो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है। आपको हमने पहले ही बता दिया ये क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है भाई। क्लासिकल जब मैकेनिक्स में पढ़ा जाएगा वो तो क्लासिकल होंगे ही। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में क्या कहा जा रहा है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर पार्टिकल। ये हम न्यूक्लियर पार्टिकल के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि इट इज़ ए वेरी स्मॉल, क्योंकि इनकी जो साइज होती है, क्योंकि इनकी जो साइज होती है वो वेरी स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल, समझिएगा। साइज बहुत स्मॉल होने के कारण इन्हें न्यूक्लियर पार्टिकल भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, दे आर नॉन ऑब्जर्वेबल, ये नॉन ऑब्जर्वेबल होते हैं भाई। आपको अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए क्या उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो? कोई भी ऑब्जर्वर है क्या इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत इतना ज़्यादा सूक्ष्म है कि वो दिखेगा ही नहीं। आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखोगे, अत्यंत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखोगे, माइक्रोस्कोपी के द्वारा, फिर भी नहीं दिखेगा यार। वो इतना छोटा क्वांटिटी है कि वो आपको दिखेगा ही नहीं। तो दे आर नॉन ऑब्जर्वेबल। एंड जब कोई चीज़ आप देख ही नहीं रहे हो तो उसमें अंतर क्या करोगे? तो इसीलिए दैट इज आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल, एक समान है, सभी इलेक्ट्रॉन एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं होने वाला। एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, भाई जब इलेक्ट्रॉन को आप देख ही नहीं पा रहे हो, प्रोटॉन को आप देख ही नहीं पा रहे हो, न्यूट्रॉन को आप देख ही नहीं पा रहे हो, अभी आगे हम बहुत चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, मेसान, बोसान, बहुत पार्टिकल्स आएंगे। जब उसे आप देख ही नहीं पा रहे हो तो उसमें डिस्टिंग्विशेबल क्या करोगे, उसमें अंतर क्या करोगे? इसीलिए हम बताते हैं कि दे आर नॉन ऑब्जर्वेबल, आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। बात क्लियर हुई? अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक के लिए, ये ऑब्जर्वेबल होते हैं, नॉन आइडेंटिकल होते हैं एंड डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, ठीक। बट ये जो होते हैं ये नॉन ऑब्जर्वेबल, आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। यही चीज़ आप लोग नोट रखिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, समझिएगा, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या कहा जा रहा है, टू एक्सप्लेन देयर स्टैटिस्टिकल बिहेवियर, इनका स्टैटिस्टिकल बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए वी यूज टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स। हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, एक तो फर्मी डिरैक, दूसरा हमारा बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स। मतलब इसको हमारा तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स बताया था, लेकिन इसको माइक्रोस्कोपिक के लिए दो अलग अलग स्टैटिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, एक तो हमारा फर्मी डिरैक, दूसरा हमारा बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स। अब चलिए बारी बारी से हम पढ़ लेते हैं कि आखिर इनके बारे में कहा क्या गया। चलिए आगे देखते हैं। फर्मी डिरैक स्टैटिक्स क्या कहता है? फर्मी डिरैक स्टैटिक्स, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे, यहाँ तक तो नोट कर लिए। फर्मी डिरैक स्टैटिक्स आपको बोलता क्या है? फर्मी डिरैक स्टैटिक्स कहता है कि द न्यूक्लियर पार्टिकल विच ओबे फर्मी डिरैक स्टैटिक्स आर कॉल्ड फर्मियांस। ऐसा न्यूक्लियर पार्टिकल जो कि फर्मी डिरैक स्टैटिक्स को ओबे करता है, पालन करता है, वो हमारा फर्मियांस कहलाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, इस प्रकार से ये सब क्या करते हैं? फर्मी डिरैक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। अब फर्मी डिरैक स्टैटिक्स आखिर है क्या, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इतना पहले समझिए कि अगर ऐसे पार्टिकल, ऐसे न्यूक्लियर पार्टिकल जो कि फर्मी डिरैक स्टैटिक्स को ओबे करेंगे, फर्मी डिरैक स्टैटिक्स का पालन करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? फर्मियांस। वो कहलाएंगे फर्मियांस। क्लियर हुआ? जैसे कि इलेक्ट्रॉन करते हैं, प्रोटॉन करते हैं, न्यूट्रॉन करते हैं, और करते हैं तो कैसे करते हैं ये भी हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आगे क्या कहा जा रहा है? फर्मियांस ओबे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। फर्मियांस जो होता है वो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। नोट डाउन कीजिए, फर्मियांस ओबे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। फर्मियांस जो होता है वो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। अब पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या बोलता है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। मतलब ये तो कहा गया कि जो फर्मियांस होते हैं, जितने भी फर्मियांस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या करते हैं? पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है, हमें मालूम है, हम पहले से पढ़ते हैं, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहता है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर किसी भी दो पार्टिकल के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। चारों क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। किसी भी दो पार्टिकल के लिए ये चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान हो ही नहीं सकता। डिफरेंस तो आएगा, कुछ न कुछ डिफरेंस आएगा, लेकिन किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है? किसी भी पार्टिकल के लिए
इवन कोई सा भी पार्टिकल ले लें उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान ही नहीं हो सकता। जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर सबकी वैल्यू अगर आप निकाल लो, सपोज दैट आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 निकली, मान लो आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की भी वैल्यू 1 आ गई, ऐसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी वैल्यू 1 ही आ गई, सपोज दैट आता है, ऐसे कई कंडीशंस होती हैं आपको बताया जाता है। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की तो वैल्यू हाफ हो जाएगी, एक के लिए हाफ, अगर 2 रहता तो एक हाफ प्लस हाफ, एक माइनस हाफ, इस प्रकार टूटता है। तो ये बताया गया किसी भी पार्टिकल के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान सिमिलर नहीं हो सकता, वो नॉट सेम सिमिलर नहीं होगा, इम्पॉसिबल। तो इसीलिए बताया जाता है कि ये पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं ना। तो कोई सा भी फर्मियांस ले लो उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता, इसलिए ये क्या करते हैं, पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलिए। एंड दे हैव स्पिन विच इज हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h0, और ये जो होते हैं वो दे हैव स्पिन, वो स्पिन को रखते हैं विच इज हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, जो कि h0 का हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे हाफ h0, 3/2 h0, कई लोग h बार बोलते हैं इसको, 5/2 h बार। और ये याद रखिएगा h बार की जो वैल्यू आती है वो आती है h/2π, लिख लीजिएगा। h बार की जो वैल्यू आती है दैट इज h/2π, लिखिएगा, नोट कीजिएगा। h बार की वैल्यू जो आती है दैट इज h/2π। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पर समझिएगा कि जो फर्मियांस होते हैं इन पार्टिकल्स की जो स्पिन होती है दैट इज हाफ h बार, 3/2 h बार, 5/2 h बार, मतलब हाफ इंटीग्रल होते हैं मल्टीपल ऑफ h बार के। क्लियर? आगे चला जाए। चलिए, ऑल न्यूक्लियाई विथ ऑड मास नंबर ओबे फर्मी डिराक स्टैटिक, ये नोट पॉइंट है, लिख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यूक्लियाई हैं ऑड मास नंबर के ओबे फर्मी डिराक स्टैटिक, वो फर्मी डिराक स्टैटिक फॉलो करेंगे। अगर मतलब ये बताया जा रहा है जितने भी न्यूक्लियाई हैं अगर उनका मास नंबर ऑड है, वो क्या करेंगे, फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे, फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे। समझिएगा, जैसे कि आपको बोल दिया जाए जिसका मास नंबर ऑड हो, जैसे नाइट्रोजन की बात की जाए 7-15 की, तो ये क्या करेगा, इसका फॉलो करेगा। बट नाइट्रोजन 7-14 ये फॉलो नहीं करेगा, बट जबकि ये फॉलो करता है, ये फॉलो करेगा। समझिएगा, जिसका मास नंबर, यही तो होता है ना मास नंबर, ये देख लो, इसका मास नंबर इवन है, इसका मास नंबर ऑड है, तो ये इसका मास नंबर ऑड है तो ये पालन करेगा इसका, ये पालन करेगा। ये तो बता रहा है ना, ऑल न्यूक्लियाई विथ ऑड मास नंबर ओबे फर्मी डिराक स्टैटिक्स, जितने भी न्यूक्लियाई हैं अगर उनका मास नंबर ऑड हुआ तो वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे। कंफर्म? समझ लिए? आगे चला जाए। क्लियर हुआ? चलो, अच्छा, यहां तक तो सब बच्चों को समझ में आ गया। क्लियर हुआ? अब एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिख लेंगे, नो टू फर्मियांस हैव सेम क्वांटम नंबर। कोई सा भी 2 फर्मियांस ले लो, उनका क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। कोई सा भी 2 फर्मियांस ले लो, जैसे वहां पर बताया गया ना पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का फॉलो करते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। कोई सा भी 2 फर्मियांस हैं, फर्मियांस मतलब कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई 2 प्रोटॉन ले लो, या फिर कोई 2 न्यूट्रॉन ले लो, अदरवाइज भी ले सकते हो, जो भी हमारा फर्मियांस में आते हैं। तो किसी भी 2 फर्मियांस के लिए क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, अर्थात उनका जो क्वांटम नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। ये पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। चलिए, अब यहाँ पर बताया जा रहा है द वेव फंक्शन ऑफ फर्मियांस इज एंटी सिमेट्रिक। जो वेव फंक्शन होता है फर्मियांस का वो एंटी सिमेट्रिक होता है, जबकि हमारा बोसान का क्या होता है, जो कि बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करता है, वो बोसान होता है, वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। एंटी सिमेट्रिक का कहने का मतलब क्या है, जो वेव फंक्शन है, जैसे R1 R2 का कोई वेव फंक्शन है, ये इक्वल होगा माइनस ऑफ R2 R1। जैसे आप R1 R2 लिखे हो, अगर इसका हम चेंज कर दें R2 R1 वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R1 लिख दें, तो ये निगेटिव साइन के बराबर होता है। अगर यही पॉजिटिव साइन के बराबर होता, कोई अंतर नहीं आता, तो वो सिमेट्रिक होता, इसलिए इसे बोलते हैं ये एंटी सिमेट्रिक है।
ये एंटी सिमेट्रिक, मतलब अगर आप लिखे हो साई R1 दिखेंगे साई R1 एंड साई वेक्टर R2, ये इक्वल होता है माइनस, जैसे R2 को अगर आप पहले करना चाहोगे तो माइनस साई R2 इंटू साई R1 हो जाता है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, अर्थात इसे क्या बोलेंगे हम, एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक होते हैं। क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। फर्मी डिराक स्टैटिक्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लियर पार्टिकल जो कि फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं वो फर्मियांस कहलाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए। फर्मियांस ओवे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जो फर्मियांस होते हैं वो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। एंड दे हैव स्पिन विच हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, और इनके पास जो स्पिन होती है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होती है, जैसे हाफ h बार, 3/2 h बार, 5/2 h बार, इस प्रकार से सो ऑन। एंड आगे बोलेंगे ऑल न्यूक्लियर विथ ऑड मास नंबर ओवे फर्मी डिराक स्टैटिक्स, जितने भी 8 मास नंबर के, मतलब अगर किसी भी न्यूक्लियस का मास नंबर ऑड हुआ तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, फर्मी डिराक स्टैटिक्स कहलाएंगे। नोट का पॉइंट लिख लेंगे, नो टू फर्मियांस हैव सेम क्वांटम नंबर, किसी भी दो फर्मियांस के लिए क्वांटम संख्या की वैल्यू समान नहीं हो सकती, ये पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। और एक पॉइंट है कि वेव फंक्शन ऑफ फर्मियांस का जो वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, जैसे कि आप बताएंगे साई R1 साई R2 अगर लिखे हैं तो अगर साई R2 पहले वेक्टर R2 पहले करने की कोशिश करते हैं तो वो माइनस साई R2 इंटू साई R1 हो जाता है। दिस इज क्लियर? समझ में आया? समझ में आया सबको? फटाफट से चैट सेक्शन में सब लोग लिखेंगे, फटाफट से चैट सेक्शन का उपयोग करेंगे। समझ में आया? क्लियर है? यूज ए चैट सेक्शन, हमें पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। आया समझ में? आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हेडिंग डालेंगे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, अब मतलब हमने पहले पढ़ा था फर्मी डिराक स्टैटिक्स, अब हम पढ़ेंगे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। हम वहाँ पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स इसलिए नहीं पढ़ने वाले क्योंकि इधर हम कोई क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात ही नहीं करने वाले, हम क्लासिकल पार्टिकल के बारे में नहीं बात करेंगे, तो हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स नहीं चर्चा करेंगे। अगर आपको पढ़ना है यूट्यूब पे जाइए, सर्च बार में वहाँ पर सर्च करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स बाय विवेक मिश्रा स्टडी चैनल, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये भी बात समझ लीजिए, जितने भी बच्चे पहले से जुड़े हैं हमारे चैनल से वो तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने ऑलरेडी फर्स्ट पेपर में पढ़ा दिया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स क्या होते हैं? बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, ये भी बहुत ध्यान समझिएगा, ऐसे पार्टिकल जो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स का पालन करते हैं वो बोसान कहलाते हैं। उसमें क्या बताए थे, ऐसे पार्टिकल जो कि फर्मी डिराक स्टैटिक्स का पालन करते हैं वो हमारे फर्मियांस कहलाते थे। लेकिन ऐसे पार्टिकल जो कि बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स का पालन करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, बोसान कहलाएंगे। बोसान में जैसे हमारा बोला जाता है फोटान, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे बोला जाता है फोटान, फोटान क्या आता है, बोसान में आता है, बोसान में हम बोलेंगे फोटान। दे हैव स्पिन विच हैव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बार, वो होता था हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, आप देख सकते हैं ये था हमारा हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, बट इट इज़ ए इंटीग्रल मल्टीपल, वो होता था हमारा, देख रहे हैं हाफ h बार, 3/2 h बार, 5/2 h बार, बट ये क्या है 0, 1 h बार, 2 h बार, 3 h बार, इस प्रकार से, मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से। बट वो क्या था हाफ h बार, 3/2 h बार, 5/2 h बार, 7/2 h बार, इस प्रकार से हुआ करता था। एंड आगे बोला जा रहा है ऑल न्यूक्लियर विथ इवन मास नंबर ओबे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। ये पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आप मास नंबर यहाँ पर लिखिएगा, मास नंबर ऑड हुए तो ये पालन किसका करेगा, ये पालन किसका करेगा आप लोग समझिएगा। ये यहाँ पर ये पालन करेगा हमारा, ये बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स का पालन नहीं करेगा, ये हमारा देख रहे थे ये फर्मी डिराक स्टैटिक्स का पालन करेगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे ये पालन करेगा फर्मी डिराक स्टैटिक्स का, फर्मी डिराक स्टैटिक्स, ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे। अगर मास नंबर हमारा इवन हुआ, मास नंबर इवन हुआ तो ये हमारा पालन करेगा बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स का, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। कोई सा भी न्यूक्लियस देखिए, अगर उसका मास नंबर आप समझ रहे हो, मास नंबर कैपिटल ए, मास नंबर जैसे आप वो नाइट्रोजन 14 दिखा गया तो ये क्या हमारा इवन है, तो ये किसका पालन करेगा, बोस आइंस्टीन का पालन करेगा। बट यहीं पर नाइट्रोजन 7 15 ये हमारा पालन किसका करेगा, फर्मी डिराक का,
फर्मी डिरैक का, क्योंकि इसका मास नंबर ऑड है। मास नंबर ऑड हुआ तो ये फर्मी डिरैक स्टैटिक्स का पालन करेगा, मास नंबर इवन हुआ तो ये हमारा बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स का पालन करेगा। क्लियर होता है सबको, बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, आगे चला जाए, सबको क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि ऑल न्यूक्लियर विथ इवन मास नंबर ओबे बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, बोसान डू नॉट ओबे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये पाउली एक्सक्लूसिव के प्रिंसिपल को पालन नहीं करता, याद रखिएगा। मतलब बोसान जो होते हैं, मतलब जो फोटॉन्स होते हैं वो हमारे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का पालन ही नहीं करते। जबकि फर्मी डिरैक में देखे थे जो फर्मियांस हुआ करते थे वो हमारे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का पालन करते थे। जस्ट उसका उल्टा है, वहाँ पर हाफ इंटीग्रल होता था स्पिन, यहाँ पर इंटीग्रल स्पिन होता था। वहाँ पर ऑड मास नंबर था, यहाँ पर इवन मास नंबर है। वहाँ पर पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल फॉलो होता था, यहाँ पर नहीं होता है। द वेव फंक्शन ऑफ फर्मियांस यहाँ पर सिमेट्रिक होता है, वहाँ पर एसिमेट्रिक होता था। बात क्लियर? अंतर भी समझ में आ गया? अंतर फिर से देख लेंगे। फर्मी डिरैक स्टैटिक्स में ध्यान से समझिएगा, फर्मी डिरैक हम यहाँ पर अगर डाल दें फर्मी डिरैक, ये देखिएगा फर्मी डिरैक, और इधर हम डाल दें बोस आइंस्टाइन, तो आप समझिएगा फर्मी डिरैक हमारा एसिमेट्रिक होता था, मतलब एंटी सिमेट्रिक, बट ये हमारा बोस आइंस्टाइन सिमेट्रिक होता है। इसमें हमारा फर्मी डिरैक में ऑड मास नंबर था, बट इधर हमारा इवन मास नंबर है, ठीक। और कुछ, ये हाफ इंटीग्रल होता था, हाफ इंटीग्रल स्पिन, ये हमारा इंटीग्रल स्पिन होता है, और कुछ बचा, ये पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का फॉलो करता है, पाउली प्रिंसिपल, हम एक्सक्लूसिव नहीं लिख रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा। ये डू नॉट फॉलो, यहाँ पर लिख लेंगे, डू नॉट फॉलो पाउली प्रिंसिपल, ये पाउली प्रिंसिपल का फॉलो ही नहीं करता, पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो यहाँ पर समझिएगा, इसका अंतर आपको समझ में आया कि ये एंटी सिमेट्रिक होता था, फर्मी डिरैक बोस आइंस्टाइन सिमेट्रिक होता था। फर्मी डिरैक ऑड मास नंबर था, ऑड मास नंबर ऐसे न्यूक्लियस जिसमें ऑड मास नंबर हो फर्मी डिरैक का पालन करेंगे, जिसमें इवन मास नंबर हो बोस आइंस्टाइन का करेंगे, जिसमें हाफ इंटीग्रल होगा वो फर्मी डिरैक होंगे, जिसमें इंटीग्रल स्पिन होगा वो हमारे बोस आइंस्टाइन होंगे। जो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल फॉलो करेंगे वो फर्मी डिरैक होंगे, और बोस आइंस्टाइन हमारे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं। इट दिस क्लियर? समझ में आया? सब लोग चैट सेक्शन में लिखो फटाफट से सब लोग चैट सेक्शन में लिखो क्या क्लियर होता है। मेरी बात आपको समझ में आई? काफ़ी बच्चों ने कहा यस सर, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गई। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सब के सब जितने भी लोग बैठते हो चैट सेक्शन में एक्टिव रहा करो। चैट सेक्शन में अगर आप लिखते हो तो मुझे भी समझ में आता कि यस आपको समझ में आ गया। चैट सेक्शन का ज़रूर उपयोग किया करो। नहीं समझ में आ रहा आप वहाँ पर टाइप करो, नहीं समझ में आया मैं फिर से बताऊँगा, दोबारा बताऊँगा, लेकिन आप वहाँ पर बताओ कि सर नहीं आया। वैसे भी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है लगभग। आगे चला जाए, आप लोग तैयार हो? न्यूक्लियर साइज के बारे में बात करें। फर्स्ट वाला तो हमने चर्चा कर लिया, फर्स्ट हमारा पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है, ठीक। आगे हम चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डाल देंगे क्या? न्यूक्लियर साइज। ये क्लियर हुआ ना, स्टैटिक्स टॉपिक क्लियर हो गया। चलो दूसरा टॉपिक तो हमारा न्यूक्लियर साइज ही था ना, ये देखो दूसरा टॉपिक हमारा न्यूक्लियर साइज, इसके बारे में चलो पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर साइज, आओ पढ़ते हैं। न्यूक्लियर साइज क्या है, ध्यान से समझिएगा। न्यूक्लियर साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं न्यूक्लियर साइज में। आओ देखते हैं, चर्चा करते हैं न्यूक्लियर साइज के बारे में। रदरफोर्ड एंड हिज कोवर्कर्स, मतलब यार रदरफोर्ड और उनके साथ साथ सहभागी, हमने कोवर्कर्स इसलिए साथ साथ लिख दिया भाई, वो अगर अकेले रदरफोर्ड ने ही नहीं किया था, वो मेन वैज्ञानिक थे, बट उनके साथ करने वाले भी थे ना, उनको भी तो कुछ उपाधि मिलनी चाहिए। तो रदरफोर्ड एंड हिज वर्कर्स gave the information about the nuclear size by their world famous experiment called Rutherford X particle scattering experiment through gold foil। मतलब ये कहा जा रहा है रदरफोर्ड ने अपने वर्कर के साथ में
गेव द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज के बारे में बताया। और किस एक्सपेरिमेंट में बताया था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था, वो था हमारा रदरफोर्ड एक्स पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारा रदरफोर्ड एक्स पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जो कि बहुत फेमस हुआ। और ये गोल्ड फॉइल से होकर गुजारे थे, गोल्ड फॉइल के होकर, मतलब गोल्ड की पन्नी लगाए थे, गोल्ड की फॉइल लगाए थे, उससे होकर गुजारे थे रदरफोर्ड एक्स पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसी के द्वारा न्यूक्लियर की साइज की पता चल पाया। और न्यूक्लियर साइज कैसे पता चलते हैं, वो चलते हैं देखते हैं कि आखिर रदरफोर्ड एक्स पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बताया क्या गया आखिर। चलो देख लेते हैं। इसमें यह बताया गया कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार क्या बोला गया कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। ये इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार यही बोला गया था, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है ये मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा, मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, मतलब जो वॉल्यूम है किसी भी न्यूक्लियस का, जो वॉल्यूम होगा वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास नंबर बढ़ा तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी बढ़ा। ये बताए थे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, मतलब रदरफोर्ड ने अपने एक्स पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये बताए थे कि अगर किसी भी न्यूक्लियस का मास नंबर बढ़ा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, मास नंबर बढ़ेगा तो बड़ा न्यूक्लियस होगा। बड़ा न्यूक्लियस कब होगा, जब उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। भाई सिंपल सी बात है, अपने दिमाग से सोचिए। कोई मास नंबर मान लो 15 है और कोई मास नंबर मान लो 150 है, तो क्या वॉल्यूम समान होगा? नहीं। मास नंबर जिसका जितना ज़्यादा, भाई जितना ज़्यादा मास नंबर होगा उसमें उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, उतने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे। तो यही बताया जा रहा है कि जितना ज़्यादा मास नंबर उतना ज़्यादा उसकी वॉल्यूम, यही बताया गया। और इसी के एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने इसकी रेडियस निकाल के बताई थी, इसकी साइज निकाल के बताई थी। भाई रेडियस पता चल गई तो साइज तो निकल ही गई ना। रेडियस पता चल गई, साइज तो निकल गई। जैसे पृथ्वी की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, तो भाई उसकी साइज पता चली कि नहीं पता चली। अब शेप के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है कि शेप कैसा है, शेप हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। लास्ट में कहाँ पर, लास्ट पॉइंट जो कि हमारा क्वाड्रुपोल होगा, वो शेप बताया था। शेप और साइज में अंतर है। जैसे ये गोला है, गोला हमसे बनेगा नहीं, तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन आप लोग हमसे ना करिएगा। तो ये मान लो गोला है, तो ये गोला है, ये इसका शेप है, ये इसका शेप है कि ये गोला है। ये हमारा एक प्रकार का स्क्वायर है, तो ये इसका शेप है कि ये स्क्वायर है, ये इसका शेप है। बट ये गोला है तो इससे छोटा भी, इससे और छोटा, इससे और छोटा गोला है तो सभी गोले ना। तो ये इसकी साइज के बारे में बता रहा है, ये जितने भी हैं इसकी साइज के बारे में बता रहे हैं। साइज, छोटी साइज है कि बड़ी साइज है, ये इसकी साइज के बारे में बता रहे हैं। शेप है कि ये गोला है, ये हमारा वर्ग है, ये हमारा आयत है, मतलब रेक्टेंगल है। तो ये सब हमारे शेप हुए। बट छोटा है, बड़ा है, कितना बड़ा है, वो सब हमारे साइज हुए। हालांकि आपको ये ज़रूरत नहीं थी बताने की, आप ये सब जानते हो, तो लेकिन बताना तो हमारा फ़र्ज़ है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो था वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो वॉल्यूम को हम लिखेंगे V से, मास नंबर को A से। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को जनरली क्या माना जाता है, एक स्फेयर माना जाता है। न्यूक्लियस को जनरली, देखिएगा, न्यूक्लियस को जनरली स्फेयर माना जाता है। ऐसा क्यों? न्यूक्लियस को जनरली स्फेयर क्यों माना जाता है, इसका भी कारण है। इसका भी कारण ये है कि जब ये न्यूक्लियस, हालांकि स्फेयर भी होता है और ये हमारा कुछ इलिप्टिकल भी होता है, लेकिन इलिप्टिकल क्यों नहीं माना गया वो लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपका आंसर देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इलिप्टिकल में उसकी साइज़ बहुत 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 छोटी, लगभग निग्लिजिबल हो जाती है। तो इसलिए उसको हम मानते हैं कि वो स्फेयर ही है। और एग्जैक्टली आपको लास्ट में बताएंगे। लास्ट पॉइंट वही है, लास्ट पॉइंट हमारा वही है, इसी के बारे में चर्चा है। बस अभी इतना समझ लो, अभी तक लास्ट तक क्लियर हो जाएगा आपको। अभी इतना समझ लो कि इसका जो शेप माना जाता है जनरली वो स्फेरिकल ही माना जाता है। रेयर केसों में आपका इलिप्टिकल होता है, और रेयर केसें कौन कौन सी होती हैं वो आपको आगे चल के बताया जा रहा है। तो जब ये हमारा स्फेयर है तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब।
प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ पर 4/3 इंटू पाई ये क्या है, एक प्रकार से कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो आप यहाँ पर देखोगे क्या, जैसे आपको मिला है 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए, यही आपको मिला है। यहाँ से आप लिख सकते हो कि आर क्यूब जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/4/3 पाई के इंटू ए के, यही होगा। इट इज़ आल्सो ए कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनलिटी दिखा रहा है ना, तो यही तो बताओगे ना आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो कोई इक्वल टू की वैल्यू तो है नहीं कि इसमें कोई चेंजिंग आई, भाई प्रोपोर्शनलिटी है तो इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे तो ये भी तो इसी में चला गया। भाई आर क्यूब ए के प्रोपोर्शनल है तो है, मतलब बस काम खत्म। ये तो हमारा एक कांस्टेंट है ना, ये इससे क्या मतलब हमको, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इधर क्या रोल प्ले होगा जब प्रोपोर्शनल का साइन आता है। तो आगे चलते हैं, हम बताएंगे आगे जो आर क्यूब होगा वो प्रोपोर्शनल ए होगा जब अगर हम दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, क्यूब रूट। जब दोनों पक्षों का क्यूब रूट लेंगे तो आर क्यूब का क्यूब रूट आर हो जाता है और एक का क्यूब रूट एक पावर 1/3। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आर इज इक्वल टू, हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, जो कि हम आर नॉट लगाते हैं। आर नॉट इज एक एनी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आर नॉट ए की पावर 1/3, वेयर आर नॉट इज इम्पीरिकल कांस्टेंट। आर नॉट हमारा क्या कहलाता है, इम्पीरिकल कांस्टेंट कहलाता है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 1.2 × 10⁻15 मीटर। सोच लो, मतलब आर नॉट जो है हमने कोई मान लिया है कि इम्पीरिकल कांस्टेंट है। आर नॉट क्या है, एक इम्पीरिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है 1.2 × 10⁻15 होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। आगे ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ। आर की वैल्यू आपको मिली कि नहीं, आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। अब किसी भी न्यूक्लियस का समझना, किसी भी न्यूक्लियस का साइज बताना होगा। अब बताओगे क्या, मान लो कोई सा भी न्यूक्लियस है, कोई सा भी न्यूक्लियस, सपोज दैट हम यहाँ पर ले लेते हैं N714, इसका साइज बताना है। तो आप कैसे बताओगे, इसकी रेडियस पहले निकालो, रेडियस बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3, ये हम फार्मूला जानते हैं। आर बराबर आर नॉट की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको गिवन है, क्या होती है 1.2 × 10⁻15 इंटू में ए मतलब मास नंबर, इसका मास नंबर कितना है 14 पावर 1/3 लिख सकते हो ना भाई, अरे भाई 14 पावर 1/3 लिख सकते हो। अब इसका 1/3 निकाल लेना, मतलब क्यूब रूट ऑफ 14 निकाल लेना, मल्टीप्लाई करा देना, इसके आर की वैल्यू निकल आएगी, बस सिंपल था और कुछ करना नहीं था। ठीक, आगे चलें, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया ना, बिल्कुल क्लियर होता है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में, न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, वहाँ पर एक पॉइंट हमने मिस किया था, तो वहाँ पर हमने लिख भी दिया था न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। न्यूक्लियर डेंसिटी भाई तीसरा पॉइंट हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी यही है, देखिएगा न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर डेंसिटी में देखेंगे होता क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी में द मास पर यूनिट वॉल्यूम। भाई डेंसिटी क्या होती है, मास अपान वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारी डेंसिटी कहलाती है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी कहलाती है, क्या कहलाएगी, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, बस सिंपल। यार सिंपल सी बात करें, डेंसिटी किसे बोलते हैं, मास अपान वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट मास वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर डेंसिटी। अरे न्यूक्लियर डेंसिटी आप निकालोगे तो न्यूक्लियस का मास बटे न्यूक्लियस का वॉल्यूम हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर डेंसिटी। आपकी इच्छा है जैसे भी लिखना चाहो, आप वैसे भी समझदार हो गए हो, आपको इतना डिटेल में क्लास 11-12 वालों बच्चों की तरह नहीं बताने की आवश्यकता है, आप सब समझते हो। एंड न्यूक्लियर डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। बाय डेंसिटी है तो रो से रिप्रेजेंट की जाएगी। अब न्यूक्लियस का मास कैसे निकालोगे, जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, सपोज दैट ये कोई न्यूक्लियस है, ये हमारा कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। अब इसका हमारा मास निकालना है न्यूक्लियस का, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। जो न्यूक्लियस होता है, हम जानते हैं न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलके बना होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही दोनों को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो मान लो इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन रहा हो तो एक न्यूक्लियंस, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन रहे हो दो न्यूक्लियंस,
3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन 3 न्यूक्लियस। तो मास ऑफ ईच न्यूक्लियस इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। भाई किसी एक मास, जैसे मान लो आपको निकालना है, ये मान लो एक रूम हो गया, ये मान लो एक रूम हो गया, इस रूम में 10 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो पत्थर रखे हो आप, 10 मान लो पत्थर रखे हो, और सभी पत्थर क्या है, सिमिलर हैं, सभी पत्थर सेम है, कोई पत्थर बड़ा छोटा नहीं है। तो सभी का मास अगर आपको निकालना हो, एक का मास दिया गया कितना, 10 किलोग्राम, एक का मास 10 किलोग्राम दिया गया, टोटल मास कितना होगा बताओ, एक का मास और जितने पत्थर हैं उसका निकाल लो, 10 पत्थर हैं तो 10 × 10, एक का मास ऑफ 1 स्टोन, तो वैसे लिखेंगे मास ऑफ ईच न्यूक्लियस, ईच मतलब कोई सा भी एक न्यूक्लियस, प्रत्येक न्यूक्लियस के लिए यहाँ पर लगाएंगे ईच, या फिर किसी एक न्यूक्लियस के लिए मास, इनटू कितने यहाँ पर पत्थर हैं या कितने न्यूक्लियंस हैं सॉरी, बस वही मास निकल गया। तो यही था हमारा। उम्मीद करते हैं ये आपको एग्जांपल देने से समझ में आया होगा। ठीक, तो यहाँ पर अब देखेंगे कि मास ऑफ ईच न्यूक्लियंस, सभी न्यूक्लियंस या किसी भी एक न्यूक्लियंस का जो मास होगा इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जितने होंगे वही हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस निकलेगा। अपान में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, हमने ऑलरेडी बताया कि आपको वॉल्यूम क्या रखना है, स्फीयर का वॉल्यूम, क्योंकि न्यूक्लियस जनरली स्फीयर माना जाता है। 99% की बात कर रहे हैं, 98%, बाकी 1-2% होता है कि वो चेंज माना जाता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता, वो कब किया जाता है उसके लिए हमने बताया कि लास्ट में आपको बताएंगे, लास्ट टॉपिक हमारा वही है। तो मास ऑफ ईच न्यूक्लियन हमने मान लिया किसी भी एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल m है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं हम जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो होता है वो मास नंबर के बराबर होता है। जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता है वो मास नंबर के बराबर होता है। भाई सिंपल सी चीज़ है, किसी भी न्यूक्लियस का जो मास नंबर होता है वही उसके न्यूक्लियनों की संख्या भी होती है। मान लो 50 अगर उसका एटॉमिक मास है तो उसके न्यूक्लियंस भी 50 ही है, ये समझिएगा, उसके न्यूक्लियंस भी 50 ही हैं। क्लियर हो रहा है? चलो, तो अब यहाँ पर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज इक्वल टू द मास नंबर, वही चीज़ लिखा गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे 4/3 पाई इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, साइज वहाँ पर देखिए r बराबर r0 1 पावर 1/3 मिला था कि नहीं, ये देखिएगा r बराबर r0 1 पावर 1/3, तो यहीं पर r की वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू रखेंगे पावर में 3 करेंगे तो r0 की पावर 3 हो जाएगी, और a की पावर 1/3 है, अरे यही तो है, a की पावर 1/3 है, ऑलरेडी पावर में 3 कर दोगे, 3 से 3 कैंसिल, बचा हमारा a। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, मास ऑफ न्यूक्लियन का मास क्या होता है ये बताओ। न्यूक्लियन किसे कहते हैं, किसी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही तो हमारा है। न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन बोलते हैं। तो प्रोटॉनों का मास या फिर न्यूट्रॉनों का मास हमारा इतना होता है 1.67 × 10⁻⁻27, चाहे वो न्यूट्रॉन का मास ले लिया जाए चाहे वो हमारा प्रोटॉन का मास ले लिया जाए, दोनों का मास सिमिलर होता है। इनटू ए के स्थान पे हमें ए लिखे रहेंगे क्योंकि हमें नहीं मालूम मास नंबर, अभी तो हमें नहीं मालूम ना, किसी पार्टिकुलर एक के लिए तो निकाल नहीं रहे हम तो वैल्यू डिराइव कर रहे हैं। तो 4/3 पाई की वैल्यू होती है 3.14, r0 की वैल्यू में गिवन है 1.2 × 10⁻⁻15, क्यूब था तो हमने क्यूब लगा दिया, a की पावर 1/3 था तो हमने 3 लिख लिया, पावर में 3 करेंगे तो a बचेगा, a से a हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसको जब पूरा ओवरऑल सॉल्व किए तो हमें मिला 2.97 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम जानते हैं कि जो रो होता है मतलब घनत्व होता है वो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास अपान वॉल्यूम, मास का होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। ठीक, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए, जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता, अर्थात मास नंबर बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो डेंसिटी चेंज नहीं होगी। क्लियर? समझ आया? 100%। आगे चला जाए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर चार्ज की तरफ, क्योंकि 4th पॉइंट हमारा था न्यूक्लियर चार्ज। चलो पढ़ते हैं न्यूक्लियर चार्ज की तरफ। न्यूक्लियर चार्ज में क्या पढ़ोगे, न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट। भाई न्यूक्लियर चार्ज में आप यही पढ़ने वाले हैं किसी भी न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है एग्जैक्टली, हमें पता तो होना चाहिए कि किसी भी न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है वो एग्जैक्टली कितना होता है।
चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, समझिएगा, न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड इट। जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एलिमेंट का, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर रखता है। भाई सब जानते हो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं, बस इतना ही कहा गया। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल। भाई न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, n की पावर 0 होता है एंड ये 0 चार्ज कैरी करता है। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, हेंस न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज। मतलब इसके अनुसार ये बोला गया कि ये कि हमारा न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन रहते हैं जिस पे हमारा 0 चार्ज होता है, और इस पे हमारा प्रोटॉन रहते हैं, एक प्रोटॉन रहते हैं जिस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये तो हमारा न्यूक्लियस में देख रहे हैं जो न्यूट्रॉन है वो तो हमारा 0 चार्ज, इस पर तो कोई चार्ज नहीं। जब चार्ज नहीं है इस पर तो आप बोलोगे क्या, जो कि हमारा चार्ज मिल रहा है वही हमारा पूरे न्यूक्लियस का चार्ज, अर्थात ये न्यूक्लियस जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है। इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया कि जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे हेंस न्यूक्लियस आर पॉजिटिव चार्ज। टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, जो टोटल चार्ज होगा किसी भी न्यूक्लियस का, जो टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, चार्ज ऑन जेड प्रोटॉन, जेड प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, प्लस चार्ज ऑन ए माइनस जेड न्यूट्रॉन। यहाँ पर न्यूक्लियस के बजाय आपको न्यूट्रॉन लिखना चाहिए था, ये न्यूट्रॉन यहाँ पर लिख लीजिएगा न्यूट्रॉन। ठीक, समझ आया। मतलब ये कहा जा रहा है, मान लो कोई न्यूक्लियस हो गया, सपोज दैट हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, सपोज दैट हम लेते हैं ऑक्सीजन, ये देखिएगा ऑक्सीजन 16 और ये 8 होगा। तो ये यहाँ पर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इसके एटॉमिक नंबर के बराबर है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लिखते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, जो कि हमारा 16 माइनस 8 बराबर 8 ही आएगा। तो ये बताया ये जा रहा है कि न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, उसी के बराबर होगा बस, और कुछ नहीं करने वाले हैं इस पर। और जो ए माइनस जेड दिखाए और जेड दिखाए, इसका मतलब यही था कि प्रोटॉन जो होता है जेड के बराबर होता है, न्यूट्रॉन जो होता है ए माइनस जेड के बराबर होता है, और कुछ नहीं करने वाले हम इसमें। मतलब टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस होगा वो चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, इसी के बराबर होने वाला है। अब ये वैल्यू हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है वो जेड के बराबर होता है, प्रोटॉन हमारा जेड के बराबर होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो ए माइनस जेड के बराबर होता है। ये लिखा गया, नहीं तो आप लोग ना समझ पाओ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये। तो हम जानते हैं चार्ज ऑन जेड प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्लस का ही चार्ज होता है, तो जेड इंटू प्लस ही, जितने भी नंबर आप प्रोटॉन्स होंगे, मान लो 15 प्रोटॉन है तो 15 इंटू प्लस ही। ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू आप सभी जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई क्या है हमारा, ई हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या एलिमेंट्री चार्ज आप बोलोगे, एलिमेंट्री चार्ज। ये 2 प्रकार का होता है, एलिमेंट्री चार्ज 2 प्रकार का होता है, एक तो ई माइनस, दूसरा हमारा ई प्लस, या कई बुकों में इसे इस प्रकार भी डिनोट किया जाता है, इसे या कई बुकों में माइनस ई भी लिखते हैं और प्लस ई भी लिखते हैं। और दोनों पर हमारा कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इसके लिए हमारा माइनस लग जाता है और इसके लिए हमारा प्लस लग जाता है, बस इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक, इसको बोलते हैं इको मूल आवेश, हिंदी में अगर जो बच्चे समझना चाहें उसको बोलते हैं मूल आवेश। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया चार्ज ऑन जेड प्रोटॉन कितना होगा, जेड इंटू प्लस ही, और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, भाई न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ए माइनस जेड, और न्यूट्रॉन पर चार्ज 0, तो हम इसको यहाँ पर लेकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए टोटल चार्ज आप न्यूक्लियस कितना आ गया, आप चार्ज बता सकते हो। यहाँ पर जो टोटल चार्ज यहाँ पर निकलेगा वो प्लस का जेड ई निकलने वाला है, जो टोटल चार्ज निकलेगा कितना निकलेगा, प्लस का जेड ई। भाई ये तो हमारा 0 हो गया ना यार, भाई ये तो हमारा 0 हो गया, बचा क्या, जेड इंटू प्लस ही, मतलब बचा क्या, प्लस का जेड डी। ठीक, बचा कि नहीं बचा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना निकला हमारा, प्लस का जेड डी। सबको क्लियर होता है, फटाफट से सब लोग चैट सेक्शन का उपयोग करेंगे, चैट सेक्शन का उपयोग करेंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई आप लोग मेहनत कर रहे हैं। जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। डोंट वरी, आप लोग जितना मेहनत करोगे उतना ही आगे जाओगे। हमारी तरफ से आप कोई कमी नहीं पाओगे। मैं भी जितनी पूरी कोशिश हो सकती है मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। डोंट वरी, आप परीक्षा में ज़रूर टॉप करोगे, ये मेरा दावा है। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ोगे तो करोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 मिनट का इसीलिए साथ ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। काफ़ी लोग थोड़ा बहुत परेशान हो गए होंगे, थक गए होंगे। क्या किया जाए, किसी लोग की समझने की क्षमता थोड़ी कम देर तक होती है। डोंट वरी, वैसे रेस्ट चाहिए, हर क्लास में रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट के लिए ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ी देर आप लोग कापी पेन रख लीजिए, हमारी 2 बात सुन लीजिए कि आप लोग सिंपल क्या करेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपका सिलेबस जल्द ही कंप्लीट करा दूँगा। सिलेबस के पीछे दिक्कत मत लीजिए, लेकिन ट्रस्ट में गाइस, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना चालू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ाया है फर्स्ट पेपर जिसका अभी अलग अलग यूनिवर्सिटी, कोई मैं पार्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं पढ़ाता, जिसके जो भी यूनिवर्सिटी है, अगर वो यूनिवर्सिटी में अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हुए हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ ले लीजिए, उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उससे सॉल्व कीजिए। अगर आपका रिटन पेपर है तो रिटन पेपर सॉल्व कीजिए। ऑलरेडी हमने थर्ड पेपर की 2 यूनिट ख़त्म कर दिए, 2 यूनिट बची है जो कि मैं जल्द कंप्लीट कर दूंगा। 3-4-5 दिन के अंदर मैं वो भी ख़त्म कर दूंगा। डोंट वरी। तो उससे भी आप लोग उठा करके सीरीज से, जिसका ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए, जिसका रिटर्न है तो रिटर्न सॉल्व कीजिए। अपना खुद से सॉल्व करते रहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व सॉल्व करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्योंकि अनसॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अनसॉल्व अगर आप लोग नहीं सॉल्व करोगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। मैं आपको चाहे जितना यहाँ पर पढ़ा दूँ, भाई प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने पढ़ा दिया, आपको आता भी है प्रॉपर्टीज़, 6-7 प्रॉपर्टी आपको याद हो गई। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका जब आप नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन आखिर कैसे पूछा जाता है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। आप उठाइए, अनसॉल्व लीजिए, अनसॉल्व से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आप देख देख के सब सॉल्व कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा, काफ़ी बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पहले पूरा का पूरा वो सोचते हैं पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ डालेंगे, उसके बाद रिवीजन कर डालेंगे, उसके बाद हमको आने लगेगा तब अनसॉल्व सॉल्व करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा वीक पॉइंट। आपका लास्ट तक ये काम चलता रहेगा कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ याद नहीं होता है। याद कब होगा? जब आप अनसॉल्व उठाओगे, पहला क्वेश्चन देख देख के सॉल्व करो, दूसरा क्वेश्चन देख देख के सॉल्व करो। आप एक साथ अनसॉल्व भी मत सॉल्व करो। मेरे रिकमेंडेशन अगर आप मानिए तो कोई भी एक अनसॉल्व एक दिन में सॉल्व नहीं करता, नहीं मत करो। मैं नहीं करता कि आप 10 घंटे बैठ करके, क्योंकि आप 3 घंटे में देख देख कर नहीं सॉल्व कर पाओगे, इम्पॉसिबल। और अनसॉल्व में जो और करके क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जैसे 4 क्वेश्चन दिए गए उसमें 2 करना है तो 2 करके मत भागो, चारों करो। आप पेपर नहीं देने बैठे हो, आप इस समय टेक्स्ट बुक देने बैठे हो। आपको सब करना है, पेपर में 2 आप करना है बस। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये नहीं करना कि आपको बस 2 करके जो आ रहा है वही करके हट लो। कोई आप कोटा नहीं पूरा कर रहे हो, आपको टेक्स्ट बुक में ईमानदारी से सॉल्व करना है। तो आप उस टेक्स्ट बुक को ईमानदारी से सॉल्व करोगे। जैसे मान लो 4 क्वेश्चन दिया गया है लॉन्ग आंसर में, आप कॉपी उठाइए, मान लीजिए अनसॉल्व उठाए, आपको लॉन्ग आंसर में मान लीजिए सेक्शन बी का क्वेश्चन उठा लो। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बाकी छोड़ दो। ना तो सेक्शन ए के सॉल्व करो, ना तो सेक्शन सी के सॉल्व करो, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो आज के दिन में। कल उठाओ, सेक्शन सी के 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आप चारों मत सॉल्व करो, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो बस। अगले दिन वो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। भाई सेक्शन बी और सेक्शन सी आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। सेक्शन ए होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एक दिन में ढूंढ ढाड़ के सॉल्व कर लो। आपके 4 दिन के अंदर, हम 5 दिन का रेशियो समझ लेते हैं, 5 दिन के अंदर आपका एक पेपर का अनसॉल्व एक पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप पेपर तक, अब भी आपके पास 1-1.5 महीने बचे हुए हैं, पेपर तक अगर आप डिवाइड कर पाते हैं तो पेपर तक कम से कम आप इसी रेशियो में अगर सॉल्व करते रहें तो एक एक पेपर कम से कम 4-4 अनसॉल्व आपके सॉल्व हो जाएंगे। 4-4 अनसॉल्व सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आप फिजिक्स का एक अनसॉल्व लिए हो, आज 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हो, और आज ही केमिस्ट्री का भी, जैसे कोई केमिस्ट्री लिया है, कोई मैथ लिया, तो मैथ का भी 2 क्वेश्चन ले लो, सॉल्व कर लो, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो।
मैथ में थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, क्योंकि उसके क्वेश्चंस थोड़े और ज़्यादा, मतलब टॉपिक उसका और भी वाइड है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिक्स का टॉपिक कम है, ज़्यादा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैथ जैसे जिसका प्रायोरिटी है लास्ट में, तो उसका जो थोड़ा और वाइड हो जाता है, तो और थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। लेकिन मैं क्लियरिटी अगर समझाऊँ कि इसी प्रकार आप सॉल्व कीजिए, तो ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप 4 सेट अगर आप अनसॉल्व का किसी भी पेपर का सॉल्व कर पाते हैं, तो पेपर में आप बिना देखे, मतलब बिना देखे तो करते ही हैं, अगर आप टेक्स्ट बुक भी, अगर मान लीजिए 3 टेक्स्ट बुक आप लगातार सॉल्व कर लिए पूरा का पूरा, चौथा टेक्स्ट बुक आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता कब पड़ेगी? वो स्मॉल क्वेश्चंस 2-4 होंगे बस, लॉन्ग आंसर आपके ऑलरेडी क्लियर हो गए। भाई 4 क्वेश्चन आता है सेक्शन सी का, एक पेपर में 4 क्वेश्चन आता है सेक्शन बी का, तो अगर आप सेक्शन सी का 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप 3 सेट सॉल्व करो तो 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सेक्शन सी के, और 12 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए सेक्शन बी के, 24 क्वेश्चन हो गए। तो एक पेपर से कितने सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन बनते हैं? 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन का मतलब बहुत होता है। एक चैप्टर से मैक्सिमम आपके 2-3 क्वेश्चन उठते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो क्वेश्चन नहीं बचा यार, कहाँ से देंगे क्वेश्चन? आपको सब कुछ आने लगा, आपने देख कर भले सॉल्व किया, आपको आइडिया मिल गया किस प्रकार लिखना है, कर पाओगे। आगे चलते हैं। अब आपका मूड भी थोड़ा फ्रेश हो गया होगा, दिमाग का टेंशन थोड़ा और आ गया होगा परीक्षा के, तो हाँ लिखेंगे पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस। पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस 5th पॉइंट। देखो सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि आप लोग मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। कोई आप ये ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नंबर से पास हो रहे हो, आपको नहीं पता, मान लीजिए कहीं से भी व्यवस्था करके या फिर वैसे पास होने के लिए पढ़ रहे हो, तो ये सब चीज़ें गलत है यार। क्योंकि लाइफ में आप तभी सक्सेस होगे जब आपके पास नॉलेज होगा। नॉलेज के पीछे भागो, नंबर के पीछे ना भागो। हाँ, लोग नंबर के पीछे भागते हैं, ये गलत है। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो यार नंबर कैसे नहीं मिलेगा, मैं मान ही नहीं सकता। नॉलेज है तो नंबर मिलेगा, नहीं नॉलेज तो नहीं नंबर मिलेगा। अब ये गलत बात है कि मतलब मेरे पास नॉलेज था, मुझे नंबर नहीं मिला, तो वो अलग की बात है। तो वो चीज़ आपको नहीं आती थी तो नंबर नहीं मिला। तो ये चीज़ अगर नहीं भी मिला, जाने दो, आगे चल के आपको नॉलेज कोई पूछेगा, आप कहीं वर्क करने जाओगे कहीं भी तो आपका नॉलेज देखा जाएगा, वो मेरिट नहीं देखी जाएगी कि मेरिट क्या है। सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो यार नॉलेज के पीछे भागो, नंबर के पीछे मेरे अनुसार ना भागे तो ज़्यादा अच्छा है। नॉलेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सको। हाँ, इस समय जो चल रहा है, जैसे आपका पेपर आने वाला है, तो अब आप नॉलेज के पीछे भागोगे तो थोड़ा सा गलत होगा। अब आप नंबर के पीछे भागो, क्योंकि अब ट्रिकी पढ़ाई होती है। बच्चे जो 2 महीने होते हैं ना पेपर से पहले, वो उसमें ट्रिकी पढ़ाई होती है टोटल के टोटल। जितना ट्रिक लगा के आप पढ़ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से चाहे गूगल कर लो, चाहे यूट्यूब से सर्च कर लो, चाहे आप इवन अपने टीचर से पूछ लो, जितना भी पूछ सकते हो, कहीं से भी पा लो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब पढ़ डालो। और भाई नॉलेज तो बढ़ ही रहा है, पढ़ रहे हो ना, ऐसा तो है नहीं कि आप उधर पढ़ रहे हो तो नॉलेज घट रहा है, ये तो कौन कहता है। पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे, चलो कल फिर सुनाएंगे, थोड़ा सा रहने दो। पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस देखिएगा, इफ़ यदि हमारा साई ऑफ -x - y - z है, वो अगर इक्वल हो रहा है साई ऑफ x y z के, तो ये हमारा इवन पैरिटी कहलाता है। अगर आप साई -x - y - z हमारा हो रहा है माइनस साइन x y z के बराबर हो रहा है, तो ये हमारा ऑड पैरिटी कहलाएगा। मतलब ये समझ पाए, ये x y z इसलिए लिखा गया था। अगर मान लीजिए हमें किसी एक एक्सिस की बात करें, साई ऑफ -x अगर इक्वल है साई ऑफ x के, तो ये हमारा इवन होगा। अगर हमारा साई ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x, तो ये हमारा होगा ऑड। बस यही कहा जा रहा है। इसी प्रकार y, इसी प्रकार z, हमने एक में ही तीनों को तीनों लिख दिया है, ठीक, और कुछ भी नहीं कहा जा रहा, सिर्फ यही कहा जा रहा है। क्लियर हो रहा है? चलिए फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख लेंगे, जैसे आपका होता क्या, साई x से मान लीजिए आप इक्वल टू मान लेते हैं साइन x, साई ऑफ -x निकालेंगे, साइन ऑफ x की यहाँ पर -x रखेंगे, और साइन -x इक्वल टू होता है माइनस साइन x। आया क्या? साइन x की वैल्यू आप रख दीजिए साई x, साई -x इक्वल टू माइनस साइन x, ये मिला क्या, साई -x इक्वल टू माइनस साई x, ये वाला, अर्थात ये ऑड पैरिटी। ये क्या मिला हमें? ऑड पैरिटी। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले लें, ये हमारा एग्जाम्पल है,
दूसरा एग्जाम्पल ले लें, साई ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर साई ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिए थे पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप लिए थे साई ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। जब आप कॉस एक्स लोगे, साई ऑफ माइनस एक्स निकालिए, कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स निकलेगा क्योंकि एक्स के स्थान में उन्होंने माइनस रखा। और हम सभी जानते हैं कॉस माइनस एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स। भाई साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 11th में भी पढ़े, 12th में भी पढ़े, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो मौज किए, फाइनल में चले आए फिर से पढ़े रहे हो सर मौज तो नहीं किए थे, खूब पढ़े थे। कास ऑफ माइनस एक्स बहुत अच्छा किए थे, पढ़े थे। तो कास ऑफ माइनस एक्स जो होता है माइनस कॉस ऑफ एक्स नहीं होता है, हमेशा प्लस कॉस एक्स होता है। तो हम कॉस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, साई एक्स। तो साई ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो साई एक्स के बराबर आएगा। तो ये हमारा क्या बोला जा रहा है, इवन पैरिटी। भाई देखो साई माइनस एक्स जो है वो साई, तो ये हमारा इवन पैरिटी होगा। क्लियर है, बस इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। दो टॉपिक और बचा रह गया हमारा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड क्वाड्रुपोल। ठीक, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड क्वाड्रुपोल, चलिए देखते हैं। वैसे तो ये टॉपिक होना चाहिए था हमारा 7वां पॉइंट, क्योंकि हमारा वो एक टॉपिक वहाँ पर चार्ज डेंसिटी वाला हमने नहीं कवर किया था। कोई दिक्कत नहीं यार, चलो हो गया। नहीं है तो हमारा 6वां पॉइंट ही, हमने वो ऊपर जब लिखा था तो ऊपर ये 5वां पॉइंट लिखे हैं, वो आगे पीछे हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो पॉइंट लिखो वही लिखोगे, ऐसी कोई बात नहीं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई रिवॉल्व्स विथ स्पीड v इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, देन अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लो ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ये मान लो कोई सा भी सर्कुलर ऑर्बिट है, ये यार हमसे गोला क्यों नहीं बनता, हमसे गोला क्यों नहीं बनता, कुछ कारण बताओ यार आप लोग। ये लो, कितने लोग तो मन मन खूब हंस रहे हैं, अरे सर देख लो कितने बड़े हो गए अभी तक गोला नहीं बना पाते तो ये मान लो हमारा एक सर्कुलर ऑर्बिट हो गया, इधर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जिस पर चार्ज ई है। ये क्या कर रहा है, स्पीड से मूव कर रहा है इस पर विद द वेलोसिटी ऑफ v, इस पर मूव कर रहा है, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, जैसे भी मूव कर रहा है मूव कर रहा है। तब जो हमारा करंट निकलेगा I बराबर वो क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम। हम सभी जानते हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो करंट हो जाएगा I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, क्योंकि हम जानते हैं जो चार्ज होता है चार्ज इक्वल टू वो क्या होता है, करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम नहीं सुने हो, अभी हम बताते हैं। चार्ज को लिखते हो Q, करंट को लिखते हो I, इनटू टाइम को लिखते हो T। Q बराबर IT, सब लोग सुने हो। अब बताओ, क्लास 12th के फिजिक्स में खूब पढ़े थे, Q बराबर IT, 11th में भी था। तो Q बराबर IT, I बराबर निकालेंगे तो Q अपॉन T, बस वही लिखा गया है और कुछ नहीं है, और कुछ भी अंतर उसमें नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ वही सिमिलर बताया जा रहा है। क्लियर हो रहा है ना सबको। चलो, तो यहाँ से अब देखेंगे, जब हमारा चार्ज लिखे रहेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। भाई स्पीड बराबर होता है, हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। होगी कि नहीं होगी, क्लियर हो। तो टाइम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, चार्ज तो हमारा ई है, यह बताया गया, चार्ज जो हमारा है वो क्या है, ई है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारा ई है। तो चार्ज तो हमें मिल गया, चार्ज हमने ई रख दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या रखें और स्पीड क्या रखें, स्पीड भी हमें मिला है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पथ पर मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पथ पर मूव कर रहा है तो कितना ये डिस्प्लेस हुआ, कितना मूव किया, इसके एक चक्कर में कितना मूव किया। एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट का ना इसको थोड़ा सा कम अच्छा रहेगा, हम इसको डिस्टेंस बोलते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 0 है, एक चक्कर लगा के आया 0 हुआ। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख लेंगे, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्रकार से आप समझिएगा कि यहाँ पर आप मेनली डिस्टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना तय करेगा, ये एक चक्कर, मान लो यहाँ से चलने की कोशिश किया, यहाँ से ऐसे चक्कर लगा के आया इतना, तो ये होती है इसकी परिधि, ये होती है इसकी परिधि, गोले की परिधि क्या होती है, 2πr, क्या होती है 2πr।
तो यहाँ पर लिख देंगे 2 पाई आर डिस्प्लेस हुआ अपान में स्पीड तो हमारा v था, ये हमारा ऊपर चला गया, क्या हुआ ई वी अपान 2 पाई आर, ई वी अपान 2 पाई आर। क्लियर, ये हटा दें, ई वी अपान 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या निकलेगा, म्यू इक्वल टू करंट इनटू एरिया होता है। हम जानते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाई करंट इनटू एरिया। करंट की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाले हुए हैं, ये देखिए करंट की वैल्यू ऑलरेडी आपको मिली हुई है, करंट की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिली हुई है, क्या ई वी अपान 2 पाई आर। तो करंट की जगह पर हम रखेंगे ई वी अपान 2 पाई आर। एरिया कितना होता है, क्योंकि ये सर्कुलर पथ पर मूव कर रहा है, ये देखिए क्योंकि ये मूव कर रहा है सर्कुलर पथ पर, जब ये सर्कुलर पथ पर मूव कर रहा है तो क्या होगा, ये देखिएगा सर्कुलर पथ पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पथ का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। भाई ये देखो ये सर्कुलर पथ, इसका जो एरिया होगा ये कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना पाई आर स्क्वायर सर्कुलर पथ। तो इसका एरिया क्या रखेंगे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल रेडियस माने थे आर, स्मॉल रेडियस मान लेंगे। तो आगे देखेंगे पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, बचा क्या ई वी आर अपान 2। हमने क्या किया, सॉल्व करने के लिए यम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप यम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिले क्या ई बाई 2 यम, देखिएगा ई बाई 2 यम इंटू में एम वी आर, यही तो मिलेगा ना भाई, ई बाई 2 यम इंटू में एम वी आर। एम वी आर को हमने एक तरफ कर लिया, और हम एम वी आर मतलब जानते हैं एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एम वी आर को क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, यल इक्वल टू एम वी आर। ये देखोगे यल इक्वल टू क्या होता है एम वी आर, जहाँ पर यल क्या हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसके मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। किसी भी जैसे मान लो ये, मान लो कोई भी पार्टिकल है ऑफ मास यम जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर पथ पे विथ वेलोसिटी ऑफ वी, और कितने रेडियस पे आर रेडियस पर, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा यल इक्वल टू एम वी आर होगा। इसके द्रव्यमान वेग तथा उसके रेडियस के गुणनफल के बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम यल। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मिल क्या रहा है आपको, यल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जो की वैल्यू होती है एम वी आर। तो यहाँ पर आप एम वी आर जहाँ पर क्या लिख लेंगे यल, म्यू बराबर ई एल अपान 2 यम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू यल इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा म्यू यल इक्वल टू जो मतलब आपको मिला है, ये कहीं कहीं बुकों में स्मॉल यल से भी लिख दिया गया, डोंट वरी, आप स्मॉल यल कैपिटल यल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो ई एल अपान 2 यम मिला है वो आप ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, क्योंकि ये आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल रहे हो। ऑर्बिटल के लिए अगर आप निकाल रहे हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि एक ऑर्बिटल में ही तो निकालते हो एंगुलर मोमेंटम, तो किसी भी ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल रहे हो तो उसे म्यू की जगह पर आप क्या लिख सकते हो म्यू यल भी लिख सकते हो, चाहे आप इस कैपिटल यल लिखिए चाहे आप स्मॉल यल भी कह के लिखा सकते हैं। मान लो आप स्मॉल यल मान रहे हो तो स्मॉल यल ही मान सकते हो, ई एल अपान 2 यम। ठीक, अब हम निकालेंगे यहाँ पर क्या निकालेंगे जायरोमैग्नेटिक रेशियो, क्या निकालेंगे जायरोमैग्नेटिक रेशियो। हम जानते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो बराबर होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम, यही तो होता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपान एंगुलर मोमेंटम होता है। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं हम गामा से, ये आएगा हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब म्यू यल, भाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा म्यू यल ही तो होता है अपान एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मतलब कैपिटल यल। अब वैल्यू रखिएगा, म्यू यल की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, ये मान लो म्यू यल आपको रखिए या कैपिटल यल रखिए या फिर स्मॉल, जो भी यहाँ पर माने रहेंगे, जो भी माने रहेंगे, कैपिटल यल मानेंगे कैपिटल यल रखेंगे, स्मॉल यल माने रहेंगे तो स्मॉल यल रखेंगे। म्यू यल अपान यल, तो म्यू यल की वैल्यू क्या है ई एल अपान 2 यम, ये देखिए ई एल अपान 2 यम अपान में यल, यल से यल हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या ई अपान 2 यम। गामा की वैल्यू आ गई हमारी ई अपान 2 यम, गामा क्या हमारा जायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट है, ये देखो जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे जेड कंपोनेंट ऑफ म्यू यल इज गिवन बाई, हम यहाँ पर एक्स कंपोनेंट ले सकते हैं, वाई कंपोनेंट ले सकते हैं, जेड कंपोनेंट ले सकते हैं, आप कोई सा भी एक कंपोनेंट ले सकते हो। मान लिया हमने यहाँ पर जेड कंपोनेंट दिखा दिया, आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जेड ही हो। माना ऐसे कि कोई एक कंपोनेंट के लिए, जेड कंपोनेंट के लिए जो म्यू यल जेड होगा वो ई अपान 2 यम इंटू यल जेड, क्योंकि म्यू यल की वैल्यू होती है ई अपान 2 यम इंटू यल। अगर हम यहीं पर जेड के लिए बात करें तो म्यू यल जो होगा वो जेड इक्वल टू ई अपान 2 यम इंटू यल ऑफ जेड होगा, यही तो लिखेंगे ना जेड कंपोनेंट के लिए। एक्स के लिए लिखते तो एक्स के लिए लिखते, जेड कंपोनेंट के लिए यही लिखेंगे, होगा कि नहीं होगा। तो म्यू यल जेड इक्वल टू ई अपान 2 यम, यल जेड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, यल जेड की वैल्यू
यम इंटू एच बार। जो यल जेड की वैल्यू होती है वो होती है यम इंटू एच बार, जहाँ यम यल क्या है, यम यल मतलब एन सफिक्स एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एच नॉट की वैल्यू होती है, यहाँ पर लिख लो, एंड एच नॉट जो होता है वो हमारा एच अपान 2 पाई, एच अपान 2 पाई होता है। क्लियर, समझ में आया? 100% यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ पर लिख लो, सिंस यल जेड की जो वैल्यू आती है वो वाली थी हमारी क्या, यम एल इंटू में एच बार, और यम एल का है यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू वेरी करती है -L2 प्लस एल तक, या प्लस L2 माइनस एल, अलग अलग बुक बोलती है, बात एक ही है। और एच बार जो होता है वो एच अपान 2 पाई के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि म्यू एल जेड की जो वैल्यू आएगी इक्वल टू ई एच बार को हम ई के साथ लिख लिए अपान 2m इंटू में एम एल। हम ई एच बार अपान 2m जो होता है वो म्यू बी की वैल्यू बराबर होता है, सिंस म्यू बी जो होगा वो हमारा बराबर होगा किसके, ई एच बार अपान 2m के। तो म्यू एल जेड बराबर ई एच बार अपान 2m को हम लिख सकते हैं म्यू बी इंटू एम एल। अब म्यू बी क्या है हमारा, बोहर मैग्नेटान की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करेंगे बोहर मैग्नेटान की, तो हम जानते हैं बोहर मैग्नेटान म्यू बी की वैल्यू ई एच बार अपान 2m है, इक्वल टू ई अपान 2m लिखे रहेंगे, एच बार की वैल्यू एच अपान 2 पाई होती है, वैल्यू रख देंगे। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, एच मतलब प्लांक्स कांस्टेंट, एच हमारा क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, ये देखो प्लांक्स कांस्टेंट। और हाँ, इसका पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एच क्या है हमारा, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक। तो 6.34 इंटू 10 टू पावर -34 प्लांक्स कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखेंगे 2 की वैल्यू 2 2 जा 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और यम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मास निकालेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकाल रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो निकालेंगे ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.31 × 10⁻31 किलोग्राम। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। ओवरऑल जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, 9.27 इंटू 10 पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये म्यू बी की वैल्यू आती है ओवरऑल सॉल्व करने के पश्चात। क्लियर होता है, समझ में आता है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फॉर प्रोटॉन के लिए अगर हम निकालें इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, इक्वेशन फर्स्ट देखिए, ये म्यू एल जेड इक्वल टू, हम अगर प्रोटॉन के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू एल जेड इक्वल टू ई एच बार अपान 2 एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर क्या लिखे थे, 2m लिखे थे, तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ये देखो 2m ही लिख कर छोड़ दिए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर था, इधर हम अगर हम किसी की बात नहीं करते तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मान लेते, तो ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन की, क्योंकि हम प्रोटॉन के लिए अगर बात कर रहे हैं तो मास ऑफ लिखेंगे प्रोटॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं बोहर मैग्नेटान। जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम निकालेंगे क्या, न्यूक्लियर मैग्नेटान। अभी चलो देखते हैं, निकालते हैं। मतलब अगर हम बात करेंगे प्रोटॉन की तो वो बात होगा न्यूक्लियर मैग्नेटान, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो हमारा होगा क्या होगा, वो हमारा होगा बोहर मैग्नेटान। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये M-E लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन के लिए जब आप चर्चा करोगे प्रोटॉन के लिए तो MP होगा, तो इसके लिए आप जगह क्या लिखोगे, म्यूएन, क्या लिखोगे, म्यूएन। यहाँ पर क्या लिखे थे, म्यू बी जो कि बोहर मैग्नेटान था, म्यूएन फॉर, एन फॉर क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटान। क्लियर, म्यू बी मिले तो आप लिखोगे बोहर मैग्नेटान, और म्यू एन मिले तो आप क्या लिखोगे, न्यूक्लियर मैग्नेटान। क्लियर, आगे चलें, चलिए, समझ में तो आ गया ना इतना आपको, यहाँ तक तो क्लियर है ना एकदम। चल अब यहाँ पर देखेंगे म्यू एन की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर ई एच बार अपान 2 MP, ई अपान 2 MP, एच अपान 2 पाई वैल्यू रखेंगे। वहाँ पर बस इतना ही चेंज करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जगह मास ऑफ प्रोटॉन करोगे, तो ई जगह पर 1.6, क्योंकि प्रोटॉन के लिए भी तो उतना ही चार्ज होता है जितना हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, 1.6 इंटू 10 पावर -19। एच की वैल्यू प्लांक्स कांस्टेंट 6.34 इंटू 10 पावर -34 एज इट इज़। 2 की जगह पर 2 2 हमारा 4 हो जाएगा, पाई की वैल्यू आप रखोगे 22/7 या 3.14। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.67 इंटू 10 पावर -27।
प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इतना ही होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ओवरऑल कितना आ जाएगा, म्यू एन की वैल्यू 5.05, वो आया था कुछ 9 पॉइंट में आया था क्या, शायद ये देखो 9 पॉइंट में आया था, ये 9.27 × 10⁻24 और ये था हमारा 5.05 × 10⁻27। क्लियर, ये देखिएगा -24 में था, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है। बोहर मैग्नेटान मच ग्रेटर दैन न्यूक्लियर मैग्नेटान एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आप लिख सकते हो म्यू एस जेड जो होगा म्यू एन इंटू एम एस, मतलब इक्वेशन सेकंड आप लोग देखिए ये म्यू एल जेड जो है वो म्यू एन एम एल है। आप यहाँ पर स्पिन के द्वारा करोगे, ये हमारा ऑर्बिटल के कारण था, म्यू एल था, अगर आप स्पिन के द्वारा करोगे म्यू एस हो जाएगा, जहाँ जहाँ यल था वहाँ वहाँ यस हो जाएगा भाई, स्पिन के कारण है ना। अभी तक क्या था हमारा एंगुलर ऑर्बिटल के कारण था, स्पिन के कारण क्या हो जाएगा म्यू एस जेड इक्वल टू म्यू एन एम एस। और वेयर एम एस जो होता है वो क्या है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। आप किसी के लिए भी स्पिन क्वांटम नंबर +½ एंड -½ होती है, वही लिखा गया एम एस इक्वल टू +½ और -½ इसके लिए जारो मैग्नेटिक कांस्टेंट या जारो मैग्नेटिक रेशियो निकालेंगे तो वही निकलेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपान एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या निकलेगा, म्यू आई अपान एंगुलर मोमेंटम आई, और म्यू आई की वैल्यू जो होगी यहाँ पर क्या निकाल दी जाएगी, गामा इंटू आई। और यहाँ पर आप लोग एक प्रकार से ध्यान से रखेंगे, जो आई की वैल्यू है, आई क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस है, यहाँ पर लिखिएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। ये जो होगा ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू स्पिन मोशन, मतलब ऑर्बिटल मोशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम होगा और जो स्पिन मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम होगा उसके सम के बराबर होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। याद रख लीजिए, यहाँ पर आई की वैल्यू रखेंगे वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस, तो यहाँ पर म्यू आई की वैल्यू निकल आएगी हमारी, म्यू आई की जो वैल्यू निकलेगी इक्वल टू गामा वेक्टर आगे जब रखेंगे वेक्टर यल प्लस वेक्टर यस, ये वेक्टर यल प्लस वेक्टर यस, नोट कर लीजिए। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सॉरी क्वाड्रुपोल मोमेंट। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट में बताया जा रहा है इन जनरल ए न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड टू बी स्फेरिकल। इनसे भाई सभी को मालूम है जनरली वो स्फेरिकल ही माना जाता है। एंड यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस एंड इट रिलेटेड इट्स शेप। मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट क्या करता है, इसके शेप के बारे में बताता है, हमें शेप के बारे में मालूम चलता है, हमने पहले भी बता दिया। इट इज़ ए मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ शेप ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द स्फेरिकल ज्योमेट्री। द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है, किसी के लिए भी इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट आप निकालेंगे, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, वो 2/5Z B² - A²। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, Q इक्वल टू 2/5Z B² - A², Q इक्वल टू 2/5Z इंटू B² - A²। भाई याद तो हो गया होगा ना आपको। यहाँ पर Q क्या है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, B क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अलॉन्ग सिमेट्रिक एक्सिस। मतलब आपको ये समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, Z तो आप यहाँ पर समझ लीजिए एटॉमिक नंबर है, B और A मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये देखो, ये कुछ स्फेरिकल मान लिया गया, ये इसको हम मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं A। ये हमारा सिमेट्रिक एक्सिस अगर इसको मानते हो तो ये सिमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। आप चाहे जो एक मान लो, अगर इसको सिमेट्रिक मानते हो इसके परपेंडिकुलर, तो ये सिमेट्रिक एक्सिस माने हो, सिमेट्रिक एक्सिस के रेडियस हो गया और ये इसके परपेंडिकुलर का रेडियस हो गया। बस इतना ही लिखे हो और कुछ नहीं लिखे हो, ठीक। नाउ फॉलोइंग 2 केसेस अराइज, यहाँ पर 2 केस अराइज होता है, 2 केस मिलता है। फॉर न्यूक्लियाई विथ मास नंबर A इज लेस देन 20, उस न्यूक्लियाई की बात करेंगे जिसके लिए मास नंबर 20 से कम हो, जिसके लिए मास नंबर 20 से कम हो। अगर मास नंबर 20 से कम हुआ, जैसे कि हमारा मान लीजिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है, ये देखो नाइट्रोजन 14 होता है और ऑक्सीजन 16 होता है और फ्लोरीन लगभग 19 होता है, और इस प्रकार से इसके नीचे जितने भी होते हैं, मतलब 20 से कम वाले, 20 से कम वाले, 20 से कम वाले, उससे ऊपर वाले नहीं बात की जा रही, इधर बात की जा रही 20 से
कम वाले की। तो कहा जा रहा है इन दिस केस नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस इज लेस, मतलब जब कम की बात की जाए मतलब वहाँ पर न्यूक्लियस साइज आपका कम होगा। सपोज दैट अगर न्यूक्लियर मास कम होगा तो साइज कम होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहते हैं। तो वहाँ पर आप बताया जा रहा है इन दिस केस नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस इज लेस, कम रहता है। जितना कम होगा हमारा मास नंबर उतना ही कम न्यूक्लियस होगा। भाई मास नंबर अगर छोटा है, मास नंबर छोटा है तो क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़्यादा रहेंगे उसमें? भाई कम रहेंगे। वही चीज़ लिखा गया है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कम रहेंगे तो न्यूक्लियस कम रहेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम न्यूक्लियस ही बोलते हैं। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस विल बी परफेक्ट स्फेरिकल। इसलिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। क्यों यूनिफॉर्म होगा? क्योंकि उसमें न्यूक्लियनों की संख्या बहुत कम है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब यूनिफॉर्म होगा तो ये हमारा स्फेरिकल बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो ए होगा रेडियस ऑफ सिमेट्रिक एक्सिस वो आल्सो इक्वल होगा रेडियस ऑफ सिमेट्रिक एक्सिस परपेंडिकुलर ऑफ सिमेट्रिक एक्सिस, मतलब ए इज इक्वल टू बी। आप ए इक्वल टू बी दिखाओगे, मतलब अगर आपकी बात की जाए जब आपके एटॉमिक मास नंबर 20 से कम हो उसके केस के लिए हमारा ए जो होगा बी के बराबर होगा। ए जब बी के बराबर होगा हम फार्मूला जानते हैं 2/5Z बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब ए और बी के बराबर होता है तो हम फार्मूला तो यही जानते हैं, ये हमारा फार्मूला रहा। तो हम बी की जगह पर क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे, या एक जगह आप बी लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्यू की वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल होगा ही नहीं इसमें कोई सा भी क्वाड्रुपोल नहीं होगा, कोई पोल नहीं होगा। जो पोल नहीं होगा तो क्या बनेगा? स्फेयर, क्योंकि स्फेयर हैव नो एनी पोल। लिखो यहाँ पर स्फेयर हैव नो एनी पोल। स्फेयर पास कोई पोल नहीं होता। जब पोल नहीं होता भाई क्यू की वैल्यू 0, तो मतलब कोई पोल नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? फॉर न्यूक्लियर विथ हाई मास नंबर, ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें हाई मास नंबर हो, मतलब बहुत ज़्यादा हो, 132, 133, 138, 137, 175, इस प्रकार से। इन दिस केस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज मच, भाई ज़्यादा तो रहेंगे। हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े न्यूक्लियस की, क्योंकि इस न्यूक्लियर में हमारा जो मास नंबर है वो ज़्यादा है। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल नो लॉन्गर बी यूनिफॉर्म, इसलिए हमारा जो चार्ज नंबर होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो ज़्यादा देर तक यूनिफॉर्म नहीं बना रह सकता। जब कम था तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सेम था, मतलब यूनिफॉर्म था। अब यहाँ पर शेप में दिक्कत आएगी, शेप सिमिलर नहीं होगा। अब इसमें भी दो कंडीशन बनती है, मतलब हाई जब क्लास में चलते हैं तो इसमें भी दो कंडीशन बनती है। कब? जब हमारा B एक बार A से ज़्यादा हो, दूसरी बार A जब हमारा B से ज़्यादा हो। जब B हमारा A से ज़्यादा होगा, हम फार्मूला जानते हैं Q इक्वल टू 2/5Z बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। B अगर A से ज़्यादा है तो ये पूरी वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी, नहीं आई। 0 से ज़्यादा होगी तो Q इक्वल ग्रेटर दैन 0। अगर 0 से ज़्यादा होगी हम बोलेंगे क्या इसमें? बताओ, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, A की वैल्यू B की वैल्यू A से ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। जब पॉजिटिव हो जाएगी तो आप बोलोगे क्या? 0 से ज़्यादा। अर्थात हमारा यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि Q हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू जो 0 से ज़्यादा होती है। सो शेप ऑफ न्यूक्लियस विल बी, इसे बोलोगे प्रोलेट स्फेरॉइड। क्या बोलोगे? प्रोलेट स्फेरॉइड, क्योंकि B की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। देख रहे हो ना B की वैल्यू, अभी तक तो स्फेयर था, ये कौन सा स्फेयर है जी? अभी तक तो ये रहा स्फेयर था, ठीक, अभी तक स्फेयर था। B जो था वो A के बराबर था, बट अब ये था हमारा B, ये था ये, अब B ज़्यादा हो गया। देख रहे हो ना B ज़्यादा हो गया, A हमारा कम हो गया, ये कंडीशन आ गई। इसको बोलेंगे हमारा प्रोलेट स्फेराइड, इसके भूलेंगे नहीं इसको। ये एक प्रकार के इलिप्टिकल शेप में है दोनों, ये भी इलिप्टिकल, ये भी इलिप्टिकल, लेकिन शेप इसका थोड़ा नाम अलग अलग है। जब B जो होगा A से छोटा होगा, B अगर A से छोटा है भाई, अगर छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाएंगे, बड़ी वैल्यू हमारी निगेटिव है तो Q की वैल्यू निगेटिव आएगी, अर्थात ये वैल्यू 0 से छोटी हुई। तो हमारा क्या बोला गया? शेप ऑफ न्यूक्लियस विल बी ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसको बोल लेते हैं ऑब्लेट, इसको बोलेंगे ऑब्लेट स्फेरॉइड, उसको बोलते थे हमारा प्रोलेट, उसे प्रोलेट बोलते थे जब B ज़्यादा होता था। जब A ज़्यादा है हमारा, इसे बोलेंगे ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट Q इज मेजर्ड इन बार्न,
इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल जो होता है वो बार्न में मेजर किया जाता है। एक बार्न जो होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल का जो मेजरमेंट होता है वो बार्न में किया जाता है। पॉइंट वाइज लिखेंगे नोट पॉइंट कि द मैक्स वैल्यू ऑफ क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल की जो मैक्स वैल्यू होती है वो लुटेशियम के लिए होती है, जो कि जिसका मास नंबर 176 होता है। ए की वैल्यू दी गई है लुटेशियम 176, मतलब मास नंबर 176 होता है। विच इज, जिसके लिए जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल की वैल्यू आती है, विच इज क्यू इक्वल टू कितना होता है 7 × 10⁻28, और 1 × 10⁻28 के लिए लिखते हैं बार्न, 10⁻28 जगह बार्न लिख देंगे तो ये 7 बार्न। और मीटर स्क्वायर में इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये एक प्रकार का शेप बताता है, शेप बताता है तो मतलब एरिया से सेंस में लिया गया, तो इसलिए मीटर स्क्वायर भी इसकी एक यूनिट होती है। दूसरी चीज़, द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू, मतलब क्यू के लिए जो मिनिमम वैल्यू होती है वो एंटी मनी 123 के लिए होती है। क्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 176 के लिए होगी लुटेशियम के लिए। सबसे कम वैल्यू होती है हमारी एंटी मनी 123 के लिए, जिसके लिए माइनस क्यू की वैल्यू जो आती है वो माइनस में आती है, देख रहे हो ना, माइनस में 1.2 × 10⁻28, जो कि उससे बहुत कम है। और ये चीज़ आप लिख सकते हो 10⁻28 को लिखते हो, मीटर स्क्वायर को आप लिखते हो बार्न, माइनस 1.2 बार्न। यहाँ पर नोट पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे, एज द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ क्यू इज -1.2 × 10⁻28 टू 7, ये प्लस में है 2 7, ये देखिएगा प्लस में 7 × 10⁻28 मीटर स्क्वायर, विच इज़ वेरी स्मॉल, सो द अजम्पशन दैट न्यूक्लियस स्फेरिकल इज जस्टिस, मतलब स्फेरिकल जस्टिस किया जाता है, क्योंकि इसके लिए जो क्यू की वैल्यू होती है बहुत 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 स्मॉल होती है। क्यू क्या करता है, उसे पोल में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लो ये स्फेयर है ना, इसे पोल में कन्वर्ट करेगा, या तो ये फिर ऐसे करेगा या तो फिर ऐसे करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है। देखो यार 10⁻28, अगर 7 × 10⁻28 लिखनी क्या लिखोगे, 0.0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये है 7 × 10⁻28। सोच लो कितनी वैल्यू छोटी है, इमेजिन नहीं कर सकती इतनी नंबर को। अगर आपको पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो 10⁻28 के छोड़ करके और क्या पढ़ोगे, फिर परेशान हो जाओगे। इतनी वैल्यू छोटी है, इसलिए ये वैल्यू ली नहीं जाती, इसलिए ये वैल्यू नहीं ली जाती। यहाँ पर हटा करके ये स्फेयर ही ले लिया जाता है। सो उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर में सबको समझ में आया होगा। जिसको कुछ टॉपिक ना समझ में आओ फटाफट से सब लोग चैट सेक्शन में लिख दो, ना समझ में आया चैट सेक्शन में लिखो, अगर समझ में आ गया तो वो भी लिखो। सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आप लोग हमारी फैमिली के एक सदस्य बने रहेंगे, तो सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिएगा। और आप लोग भी बन जाइए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो विवेक मिश्रा स्टडी चैनल का एक फैमिली मेंबर बन जाएंगे। सो डू द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन दबाए रहेंगे तो तुरंत जैसे मैं इधर लाइव आऊँगा और उधर आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुँचेगी और तुरंत आप लोग लाइव लेक्चर का मज़ा ले सकते हैं। इसलिए, और वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए ये पेपर का टाइम है, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, उन बच्चों को भी शेयर करो जो नहीं जान पाते हैं सभी लेक्चर के बारे में, और पूरी मेहनत की जा रही है, वो भी पढ़ेंगे, वो भी आगे